रनवे पर पहले से ही चार चमकदार ब्लैक एसयूवी का एक छोटा लेकिन घातक काफिला इंतजार कर रहा था। वहां का नज़ारा किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। पूरे इलाके को भारी हथियारों से लेस प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने एक किले की तरह घेरा हुआ था। ये कोई साधारण गार्ड्स नहीं थे, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी सर्विस के कमांडो थे। उन कमांडो के बीचों बीच दो ऊंचे कद के सूट पहने हुए पॉलिटिकल मैन खड़े थे। उनकी गंभीरता और उनके कोट के कॉलर पर चमकता अमेरिकी सीनेट का गोल्डन पिन इस बात की गवाही दे रहा था कि वे अमेरिका की सत्ता के गलियारों के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इतने बड़े और पावरफुल लोगों को एक मामूली टीम के स्वागत में आधी रात को रनवे पर खड़े देखकर कोई भी समझ सकता था कि आदित्य ओबरॉय कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये नज़ारा साफ कर रहा था कि ओबरॉय फैमिली की जड़ें सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सीने में भी धसी हुई है। उनकी एक कॉल पर वॉशिंगटन के कानून भी अपनी जगह छोड़ देते थे। नैन्सी जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो इस पावर की हकदार थी। उसने उन सीनेटर्स की तरफ ऐसे देखा जैसे वे उसके स्वागत के लिए ही बने हों। ओबरॉय खानदान का इन्फ्लुएंस हवाओं में महसूस किया जा सकता था। एक ऐसा खानदान जिसके वारिस को छूने की हिम्मत करना किसी भी दुश्मन के लिए बहुत बड़ी भूल थी। वहीं ब्लैक होल ने उस गोल्डन प्रिंस को देखा और धीरे से बुदबुदाया, भाई साहब, बॉस के खानदान की पहुंच तो व्हाइट हाउस के बेडरूम तक लगती है। ईशान ने शेर की मान में नहीं, सीधे ज्वालामुखी में हाथ डाला है। लेकिन मुझे तो ठंड लग रही है। सबने गर्म कपड़े पहने हैं। एक मैं ही हूँ जो शर्ट में ठिठुर रहा है। कहीं बॉस को ढूंढने से पहले ही ऊपर ना पहुंच जाऊं। और वो ठंड से ठिठुरता दांत किटकिटाने लगा। उसे सच में बहुत सर्दी लग रही थी। उसे अपने उस बंद रूम की याद आ रही थी, जिसमें ना तो उसे कभी सर्दी लगती थी और ना ही कभी गर्मी, और वो चाहे जैसे भी वहाँ पर बैठ और खा सकता था। लेकिन फिलहाल वो क्या ही कर सकता था, इसलिए वो बिना आंसुओं के भी ठंड में ठिठुरता हुआ रो रहा था। वहीं जैसे ही नैन्सी सीढ़ियों से उतरकर ज़मीन पर आई, उन दोनों पॉलिटिकल एजेंट्स की नज़रों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि इंडिया से कोई सख्त मिलिट्री ऑफिसर या कोई खूंखार चेहरे वाला कमांडो आएगा, लेकिन सामने एक बला की खूबसूरत और ग्लैमरस लड़की खड़ी थी। उसकी रेड शॉर्ट ड्रेस, हवा में लहराता लॉन्ग कोट और वो बेदाग चेहरा देखकर उन्हें एक पल के लिए डाउट हुआ। उन्हें लगा शायद ये कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी या ओबरॉय खानदान की कोई बिगड़ी हुई शहजादी है जो महज दिखावे के लिए यहाँ आई है। उन्हें समझ नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा था? उन्होंने महसूस किया कि वो लोग सिर्फ एक इंसान के अलावा किसी को नहीं जानते थे। इसलिए जैसे ही जेट की सीढ़ियों से नितांत नीचे उतरा, मैन पॉलिटिकल एजेंट ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और मुस्कुराकर इंग्लिश में कहा, वेलकम बैक मिस्टर नितांत। हमें ऊपर से सख्त ऑर्डर्स हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए। आपको और आपकी टीम को फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है, यानी आप जो भी करेंगे अमेरिका उसे नहीं देखेगा। नितांत ने एक प्रोफेशनल नोट दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से पीछे हटकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जहां से नैन्सी उतर रही थी। उसने गंभीर आवाज में इंग्लिश में ही कहा, मुझसे नहीं मिस्टर, इनसे मिलिए। ये हमारी मिस्टर ओबरॉय की वाइफ मिसेस नैन्सी ओबरॉय, यानी कि हमारी लेडी बॉस है, और यहाँ जो भी होगा इन्हीं के इशारे पर होगा। यही उस टीम और लोगों को लीड करेंगी। ये इस ऑपरेशन की मेन पर्सन है। ये सुनकर उन दोनों पॉलिटिकल एजेंट्स के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे हो सकता था? उन्होंने उम्मीद की थी कि कोई सख्त मिलिट्री ऑफिसर या कोई भारी भरकम एजेंट आएगा, लेकिन सामने एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी, और वो आदित्य ओबरॉय की वाइफ थी, जो उनके लोगों को लीड करने वाली थी। उसकी रेड शॉर्ट ड्रेस, खुला लॉन्ग कोट और उसकी चील जैसी ठंडी आंखों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वो दोनों चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाए। दूसरे पॉलिटिकल एजेंट ने नितांत के कान में फुसफुसाते हुए दबे लहजे में इंग्लिश में ही कहा, मिस्टर नितांत, आर यू श्योर आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हमें बताया गया था कि आदित्य ओबरॉय को बचाने के लिए इंडिया की सबसे घातक वेपन आ रही है, लेकिन ये तो एक खूबसूरत सी बला है। ये रॉयल तो लग रही है, पर मुझे नहीं लगता कि ये गन्स जो आपने स्पेशल ऑर्डर पर मंगवाई है, इनके नाजुक हाथ उन्हें उठा भी पाएंगे। क्या ये वाकई इस मिशन को लीड करेंगी? ये बहुत बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है। एजेंट के चेहरे पर एक हल्की सी
तंज भरी मुस्कान थी, जैसे वो नैन्सी को सिर्फ एक शोपीस समझ रहा हो। उसने नैन्सी की काबिलियत को पूरी तरह हल्के में ले लिया था। ये सुनकर नितांत के चेहरे पर एक खौफनाक शांति छा गई। उसने एजेंट की आंखों में देखा और बहुत ही ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मिस्टर, आपकी यही सोच ईशान बोहरा की बर्बादी का कारण बनी है। आपने इनके ग्लैमर को देखा है, लेकिन मैंने इन्हें मौत का तांडव करते देखा है। ये वो हथियार है जिसे ओबरॉय खानदान ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के नामो निशान मिटाने के लिए भेजा है। इनके हाथ नाजुक ज़रूर दिखते हैं, पर जब ये ट्रिगर पर होते हैं तो नर्क में भी जगह कम पड़ जाती है। अगर आपको शक है तो इन्हें रोकने की कोशिश करके देख लीजिए। अगले ही पल आप अपनी वसीयत विल लिख रहे होंगे। नैन्सी ने उन दोनों की तरफ एक तिरछी और कातिल नज़र डाली। उसे सुनने के लिए पास आने की ज़रूरत नहीं थी। वो उनके चेहरों की हकारत पड़ चुकी थी, साथ ही उनके फुसफुसाने को सुन लिया था। उसके चलते कदम रुक गए थे। उसकी रेड लिपस्टिक वाले होठों पर एक ऐसी ठंडी मुस्कान आ गई जो खून जमा दे। उन पॉलिटिकल एजेंट्स की नज़रों में एक अजीब सी मर्दाना आकड़ और कमतर आंकने वाला भाव था। उन्हें लग रहा था कि इतनी खूबसूरत और नाजुक दिखने वाली लड़की सिर्फ फाइलों में अच्छी लगती है, मैदान जंग में नहीं। वहीं पॉलिटिकल एजेंट ने नितांत की बात सुनकर उसका दूसरा साथी भी धीमे से हंसा और नैन्सी के बूट्स और ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मिस्टर नितांत, ये बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। ये सच में वाकई ग्लैमरस है, पर ये वॉशिंगटन है। यहाँ की गन्स का रिकॉइल झटका संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। मुझे लगा था कि कोई माहिर लोग आने वाले हैं जिनके साथ काम करके मुझे भी बड़ी खुशी होती, लेकिन आपकी टीम देखकर ही लग रहा है ये लोग किसी भी काम के नहीं हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप और आपकी ये खूबसूरत बॉस सेफ हाउस में बैठकर कॉकटेल का मज़ा लें और असली काम मिस्टर आदित्य को ढूंढना हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी को करने दें। हम नहीं चाहते कि इस हसीन चेहरे पर एक भी खरोंच जाए। नितांत के चेहरे पर एक खौफनाक शांति छा गई। वो जानता था इन बेवकूफ़ों ने अभी अभी अपनी मौत को दावत दी है। वहीं ये सुनकर नैन्सी ने अपने चेहरे से ब्लैक शेड्स हटाए। उसकी आंखों में वो कोल्ड कॉन्फिडेंस था जो किसी भी मर्द के घुटने टिकाते। उसने अपनी रेड लिपस्टिक वाले होठों को सिकोड़ा और बहुत ही धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली, मेरे नाजुक हाथों की फिक्र छोड़िए मिस्टर। मेरे ये हाथ गन उठाने के लिए नहीं, गर्दन तोड़ने के लिए बने हैं। इससे पहले कि वो एजेंट कुछ समझ पाता या अपनी सफाई दे पाता, नैन्सी की बिजली जैसी फुर्ती ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने पलक झपकते ही उस एजेंट के कोट का कॉलर पकड़ा और एक जोरदार झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींचा। दूसरे ही पल नैन्सी की जांघ पर बंधी हुई सीक्रेट हॉल्स्टर से एक छोटी लेकिन घातक खंजर निकालकर उस एजेंट के गले की नस के ठीक 1 मिलीमीटर ऊपर टिकी थी। पूरे रनवे पर सन्नाटा छा गया। प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने अपनी गन तान दी, लेकिन नितांत ने एक हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। वहीं नैन्सी ने उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, आवाज़ अब और भी कोल्ड थी, अगली बार जब आप किसी वेपन के बारे में बात करें तो याद रखना कि सबसे घातक हथियार वो होता है जो खूबसूरत दिखे ताकि दुश्मन उसे हल्के में लेने की गलती करे, ठीक वैसे ही जैसे आपने की। और जहाँ तक इन गन्स की बात है, नैन्सी ने दूसरी उंगली से उसके कोट पर लगे सीनेट पिन को छुआ और उसे झटके से तोड़ दिया। इन नाजुक हाथों ने कितनों को नर्व पहुंचाया है, इसका अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप अपनी लाशों के ढेर पर खड़े होंगे। अब अपना ये पॉलिटिकल कचरा समेटिए और मुझे वो गाड़ियाँ और गन्स दीजिए जो मैंने मांगी थी, वरना ईशान से पहले मुझे आपकी फ़ाइल बंद करने में ज़रा भी झिझक नहीं होगी। क्या आप अभी चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ रनवे पर अपनी नाजुक उंगलियों से आपकी गर्दन मरोड़कर आपको डेमो दूँ? नैन्सी की आवाज़ में वो अधिकार और खौफ था कि उन पॉलिटिकल एजेंट्स की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उस एजेंट के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि ये लड़की कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि साक्षात काल है। उसने थूक निकली और लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, आई आई एम सॉरी मैम, गाड़ियाँ तैयार हैं। नैन्सी ने उसे झटके से छोड़ दिया और अपने लॉन्ग कोट को झटकते हुए आगे बढ़ गई। साथ ही उसने गुस्से से नितांत को ऑर्डर दिया, नितांत, गद्दारों और बेवकूफ़ों को मैं एक ही लिस्ट में रखती हूँ, इन्हें दोबारा मेरे सामने मत आने देना। ब्लैक होल ने पीछे से ये सब देखा और अपने कान खुजलाते हुए बोला, भाई साहब, फ्री में डेमो मिल गया। अब ये लोग पूरे वाशिंगटन में ढिंढोरा पीट देंगे कि मौत ने रेड ड्रेस पहन रखी है। तभी अचानक
बर्फीली हवा का एक तेज झोंका उसे छूकर गुजरा और वो किसी कांपते हुए पत्ते की तरह ठिठुरने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को कसकर जकड़ लिया और रुआंसा सा मुंह बनाकर बुदबुदाया, लेकिन मौत को बोलो कि मुझे छोड़ दे भाई, ईशान को बाद में मारना, पहले मुझे कहीं गर्म चाय के पतीले में डाल दो, वरना मेरी कोडिंग यहीं जाम हो जाएगी। लेडी बॉस तो हॉट लग रही है, पर मेरा यहाँ कोल्ड स्टोरेज बन गया है। जल्दी से चलो यार मम्मी, बहुत ठंड है। वो अपने दांत किटकिटाते हुए और पैर पटकते हुए ज़मीन पर ही उकड़ू बैठने की कोशिश करने लगा, जैसे खुद को ही अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेना चाहता हो। वहीं नैन्सी के उस खतरनाक रूप को देखकर रनवे पर मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गई थी। सीनेटर्स और उनके गार्ड्स के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। इसी सन्नाटे को दूर से आती हुई कई तेज रफ्तार की गाड़ियों के टायरों की चीख ने तोड़ा। अचानक से वहां पर 6 काली बख्तरबंद एसयूवी एक परफेक्ट फॉर्मेशन में नैन्सी के करीब आकर रुकी। गाड़ियों के रुकते ही उनमें से 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे कमांडो बाहर निकले जिनके चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। ये वॉशिंगटन के सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड हंटर्स थे। उनके बीच से मार्को बाहर आया। ये वॉशिंगटन के क्राइम वर्ल्ड का बेताज बादशाह था, जिससे वहाँ के बड़े बड़े राजनेता भी कतराते थे। रयाना पांडे। वॉशिंगटन की सर्द हवाएं रनवे पर चीख रही थी। गाड़ियों में से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर दोनों पॉलिटिकल एजेंट्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मार्को था, वॉशिंगटन का सबसे बड़ा सिरदर्द। पिछले 1 साल से पूरी अमेरिका सीनेट और एफबीआई इसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन मार्को और उसकी गैंग किस बिल में छिपे थे, ये किसी को भी नहीं पता था। मार्को की गैंग पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा एक्टिव रही थी, जिसने पूरे वॉशिंगटन के अंडरग्राउंड सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्को का बॉस कौन है, ये आज तक एक राज था। उसे दुनिया का सबसे शातिर खिलाड़ी माना जाता था। वहीं उसे देखकर पहला एजेंट हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, मार्को, ये यहाँ, गन तानो इन पर, अरेस्ट हिम। ये यहाँ कैसे आया? पॉलिटिकल एजेंट ने पागलपन में अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, लेकिन जो हुआ उसने उसे पत्थर बना दिया। उसके अपने ही गार्ड्स, जो भारी हथियारों से लैस थे, उन्होंने एजेंट्स की तरफ ही गुस्से से देखा और अपनी गन्स नीचे कर ली। मार्को को इन एजेंट्स की मौजूदगी से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। मार्को ने सबको इग्नोर किया। उसकी खूंखार आंखें, जिनमें कत्ल का हिसाब रहता था, वो आज झुकी हुई थी। वो सीधा नैन्सी के सामने आया और अपनी सोने की परत वाली गन उसके कदमों में रखकर पूरी श्रद्धा से सिर झुका दिया। वेलकम लेडी बॉस। वॉशिंगटन की धरती अब आपके हुक्म की गुलाम है। आपके आने की खबर मिलते ही पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क और मेरी गन्स आपके आदेश का इंतज़ार कर रही हैं। द क्वीन के लिए मार्को का सिर हाजिर है। ये नज़ारा देखकर उन पॉलिटिकल एजेंट्स का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मोस्ट वांटेड अपराधी को वे साल भर से ढूंढ रहे थे, वो इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की के सामने एक पालतू जानवर की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उन्हें समझ आ गया था कि वे जिसे एक शोपीस समझ रहे थे, वो दरअसल मार्को की असली बॉस है। वहीं ब्लैक होल के ये देखकर होश उड़ चुके थे, क्योंकि इतना बड़ा हैकर होकर उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं नितांत स्तब्ध खड़ा नैन्सी के पीछे के इस विशाल साम्राज्य को देख रहा था। ये सब क्या है? मार्को का बॉस, जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी, वो हमारी लेडी बॉस है। टिया और मायरा ने एक दूसरे को देखकर गर्व से मुस्कान साझा की। उन्हें नैन्सी की इस छिपी हुई ताकत का अंदाज़ा था। वहीं ब्लैक होल अपनी जैकेट में और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके दांत बज रहे थे। भाई साहब, डेमो तो इतना बड़ा मिला है कि इन एजेंट्स की तो पैंट गीली हो गई होगी। ये मार्को भी बॉस के चरणों में। अब तो मुझे भी थोड़ा स्वैग दिखाना पड़ेगा। भले ही मेरी कुल्फ़ी जम रही हो, पर अब मैं भी रॉयल महसूस कर रहा हूँ। ओए एजेंट चाचा, देख लो, इसे कहते हैं असली एंट्री। अब जाकर अपनी सीनेट में बताओ कि आज वॉशिंगटन में यमराज का प्राइवेट जेट लैंड हुआ है। नैन्सी ने मार्को की गन को अपने बूट की नोक से छुआ और फिर अपनी ठंडी नज़रें उन कांपते हुए एजेंट्स पर डाली। मार्को, मुझे काम की बात करनी है। ईशान कहाँ है? मार्को ने एक इशारा किया और उसके कमांडो ने एजेंट्स को धकियाकर पीछे कर दिया, जो मार्को को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सबके जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। अगर वो लोग उस लड़की के थे, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अभी ही उसे परमिशन दिया था कि कुछ भी करने का, और ये मिलते ही उसने अपनी असली ताकत दिखा दी थी, जैसे वो बस परमिशन मिलने का वेट कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन बोलेगा कि वो लोग एक शातिर
चालाक लड़की से हार गए जिसे वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वहीं टिया ने अपनी गन मैगजीन चेक करते हुए उन एजेंट्स को एक तिरछी नज़र से देखा और ठंडी हंसी हंसी। देखा आपने, कुछ लोगों को तो लगता है कि शेरनी तभी शिकार करती है जब वो दहाड़ती है। इन्हें क्या पता कि हमारी बॉस की खामोशी ही सबसे बड़ा कफन है। मायरा ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, ऐसे लोगों के बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि आज रात वॉशिंगटन का नक्शा बदलने वाला है। ये तो बस तमाशा देखने के लिए आए हैं। वहीं मार्को ने नैन्सी की बात का जवाब दिया, लेडी बॉस, वो अभी अशफत मलिक के अड्डे पर हैं। वो लोग शायद पार्टी मना रहे हैं। ये सुनकर नैन्सी की आंखें छोटी हो गई। वहीं मार्को ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैम, 13 घंटे की फ़्लाइट के बाद आप थक गई होंगी। सेफ हाउस तैयार है। वो आदित्य को जल्द से जल्द अपने पास लाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उसकी बात बीच में काटते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे सेफ हाउस नहीं, ईशान बोहरा चाहिए। आदित्य चाहिए मुझे, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से चलो। मुझे जल्दी से वो मेरे पास चाहिए। ये सुनकर मार्को ने पूरी रिस्पेक्ट से कहा, जी मैम, लेकिन हम सामने से हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए प्लान बनाना ज़रूरी है और उनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, उसे खबर भी नहीं है कि आप अमेरिका की ज़मीन पर पैर रख चुकी हैं। ये सुनकर नैन्सी के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली से अपनी रेड लिपस्टिक ठीक की। बेहतरीन। नितांत, ब्लैक होल, गाड़ियों में बैठो। टिया, तुम गियर चेक करो। मुझे सबसे पहले ईशान की मौत चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब वो अपनी आंखें खोले तो उससे सवेरा नहीं बल्कि यमराज की परछाई दिखे। ये सुनकर ब्लैक होल ठिठुरते हुए मन ही मन कहा, भाई साहब, 13 घंटे प्लेन में बैठने के बाद लोग कॉफ़ी पीते हैं और ये औरत खून पीने जा रही है। ईशान भाई, अगर मेरी कोडिंग सही है तो आज तुम परमानेंट लॉग आउट होने वाले हो। सभी लोग जल्दी से कार्स में जाकर बैठ गए और वहाँ एजेंट एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए थे। काफिला तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकला। साइलेंसर से लेस काली गाड़ियाँ वॉशिंगटन की सूनी सड़कों पर किसी काले साए की तरह दौड़ने लगी। 13 घंटे का इंतजार खत्म हुआ था। अब शिकार का वक्त था। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन के बाहरी इलाके में एक सीक्रेट मैंशन के अंदर का नज़ारा बेहद ही खौफनाक था। हॉल का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर की हवा में मौत की एक भारी और मेटेलिक स्मेल घुली हुई थी। ताज़ा और गर्म खून की बदबू जो किसी के भी पेट में मरोड़ पैदा कर दे। राउंड टेबल पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहाँ एक अजीब सी सफोकेशन थी। अमेरिका के वे नामी गिरामी लोग जो अपनी एक साइन से सरकारें गिरा देते थे, इस वक्त अपनी कुर्सियों पर ऐसे जमे हुए थे जैसे हिलने पर उनकी जान निकल जाएगी। एक पॉलिटिशियन ने अपने मुंह पर रुमाल रखा हुआ था। वो अपनी वॉमिट को हलक में रोकने की कोशिश कर रहा था। टेबल के हेड पर अशवत मलिक बैठा था। खड़ा नहीं, बल्कि आराम से बैठा था। उसके ठीक सामने टेबल पर एक चांदी की प्लेट रखी थी, लेकिन उसमें खाना नहीं, बल्कि एक आदमी का कटा हुआ सिर रखा था। उस आदमी की आंखें अभी फटी हुई थी, जिसमें मरने से पहले का खौफ दिख रहा था। गर्दन के कटे हुए हिस्से से गाढ़ा काला लाल खून टेबल के सफ़ेद मेजपोश पर धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कोई इंक सोख रहा हो। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि अशफत के हाथ में एक फोर्क था और दूसरे हाथ में एक नैपकिन। वो उस कटे हुए सिर के ठीक बगल में रखे अपने स्टेक को बड़े चाव से खा रहा था। उसके गोरे हाथों और कप्स पर खून के छोटे छोटे छींटे लगे थे, पर उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मांस का एक टुकड़ा मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाने लगा। कमरे में सिर्फ उसके चबाने और उसके कटे हुए सिर के खून के फर्श पर टपकने की आवाज़ आ रही थी। टप टप। अचानक अश्वथ रुका। उसने अपनी उंगली से टेबल पर फैले खून को हल्का सा टच किया और फिर उस खून लगी उंगली को अपनी जुबान से लगा लिया। वहाँ बैठे एक अंडरवर्ल्ड डॉन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी नज़रें फेर ली। मेरी तरफ देखो, अश्वथ ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में लोहे जैसी सख्ती थी। नज़रें मत चुराओ। ये, उसने कटे हुए सिर की तरफ फोर्क से इशारा किया, ये एक आर्ट है, डिसिप्लिन टूटने का अंजाम। अश्वथ ने उस कटे हुए सिर की एक खुली हुई आंख से अपना फोर्क हल्का सा चुभाया। वहाँ बैठे दो लोग अपनी जगह पर उछल पड़े और उनकी रूह कांप गई। बिजनेस में अश्वथ मुस्कुराया। उसके दांतों के बीच मांस का रेशा फंसा था, जो उसे एक आदमखोर जानवर जैसा दिखा रहा था। मैं एक्सक्यूज़ नहीं सुनता। या तो काम पूरा करो या फिर डिनर टेबल पर सर्व होने के लिए तैयार रहो।
सबको मेरी बात समझ आई। उसने वाइन का ग्लास उठाया और कटे हुए सिर के साथ चीयर्स किया और एक बार में ही उसे पी गया, जिसे देखकर सबके सब लगभग वहां पर उल्टी करने वाले थे। रयाना पांडे, आप लोगों का क्या मन हो रहा है इसे पढ़कर? हाँ, बताओ ज़रा कमेंट में। अश्वथ की उस हरकत, कटे हुए सिर के साथ चीयर्स करने पर वहां बैठे लोगों की बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। एक बूढ़े सेनेटर का चेहरा हरा पड़ गया था। उसके गले से एक उबकाई आई। उसने कसकर अपना मुंह दोनों हाथों से भींच लिया ताकि वो टेबल पर ही वॉमिट ना कर दे। वहीं एक रशियन माफिया बॉस, जो खुद को बहुत सख्त समझता था, उसका भी दम घुटने लगा। उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा होने ही वाला था। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो इस पागल खाने से अभी के अभी भाग जाना चाहता है। सिर्फ वही दोनों नहीं, बल्कि वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का भी यही हाल था। माहौल में जैसे एक भगदड़ मचने ही वाली थी। तभी अश्वथ ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े और लाल शराब दीवार पर बिखर गई। सबके सब जहाँ थे वहीं बुत बनकर जम गए, जैसे सबको अचानक से सांप सूंघ गया हो। वहीं अश्वथ मलिक वहां पर सबको घूरते हुए अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने टेबल पर रखे उस बड़े से चाकू को उठाया और जोर से टेबल की लकड़ी में गाड़ दिया। चुपचाप से बैठो, अश्वथ मलिक गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज़ इतनी अग्रेसिव थी कि हॉल की खिड़कियां तक थरगा गई। तुम्हें डिस्गस्ट फील हो रहा है? तुम्हें घिन आ रही है मेरे काम से? वो सीनेटर के पास चलकर गया और उसके कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा। सीनेटर की सांसें रुक गई। अश्वथ ने पूरे कमरे में नज़र घुमाई और एक बेहद ठंडी लेकिन खतरनाक टोन में कहा, सुन लो, अगर किसी के हलक से एक आवाज़ भी निकली या किसी ने यहाँ से हिलने की ज़रूरत की या किसी ने मेरे फ्लोर पर वॉमिट करके इसे गंदा किया, तो मैं वादा करता हूँ अगला कटा हुआ सिर उसका होगा जो इस टेबल की दूसरी साइड सजाया जाएगा। और मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं उसकी खाल उधेड़कर उसका कोट पहनूंगा। उसकी धमकी में ऐसा डर था कि लगा जैसे यमराज खुद बोल रहे हों। क्या मैं क्लियर हूँ? अश्वथ मलिक गुस्से से चिल्लाया। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे। उन पावरफुल लोगों के माथों से पसीना बह रहा था। डर के मारे उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बिना एक शब्द बोले सबने तुरंत एक साथ तेजी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वे कठपुतलियों की तरह दिख रहे थे, जिनकी डोर पूरी तरह से अश्वथ मलिक के हाथ में थी। वहाँ बैठे बड़े बड़े लोग, जो बाहर की दुनिया में शेर बनते थे, इस वक्त भीगी बिल्ली बने हुए थे। अश्वथ के एक एक्शन ने सबको हिलाकर रख दिया था। उसे किसी के ओहदे या पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक असली मॉन्स्टर था, जिसके लिए सभी लोग किसी चींटी से कम नहीं थे। हॉल में अभी भी मौत का सन्नाटा पसरा था। मेहमान अपनी सांसें रोके हुए थे। उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी, इस डर से कि कहीं अश्वथ की नज़र उन पर न पड़ जाए। अश्वथ की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो अभी भी उस चाकू को मुट्ठी में भींचे हुए था। तभी हॉल के भारी भरकम दरवाजे एक क्रीकिंग साउंड के साथ धीरे धीरे खुले। उस आवाज़ से वहां बैठे लोगों के दिल की धड़कनें मिस हो गई। सबकी गर्दनें दरवाजे की तरफ घूमी। अंधेरे गलियारे से ईशान बोहरा बाहर निकला। ईशान के आते ही कमरे का टेम्परेचर जैसे और गिर गया। वह बिल्कुल शांत था, जैसे किसी कब्रिस्तान की खामोशी। उसके कपड़ों पर धूल थी और जूतों पर कीचड़, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो हॉल के बीचों बीच लगे उस रेड कारपेट पर चल रहा था। उसके जूतों की थर थर की आवाज़ उस सन्नाटे में हथौड़ी की तरह बज रही थी। उसने आसपास बैठे डरे हुए लोगों को देखा तक नहीं। उसकी एक नज़र टेबल पर गई, लेकिन उसे ये देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई घिन नहीं थी और ना ही कोई इमोशन थे। उसका चेहरा इमोशनलेस था। उसकी नज़रें सीधी अपने बॉस अश्वथ मलिक पर टिक गई। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, ईशान के हाथ खाली थे। वहीं अश्वथ की नज़रें सबसे पहले ईशान के पीछे गई, फिर उसके खाली हाथों पर। अश्वथ की आंखों में उम्मीद की जगह एक भयानक डिसअपॉइंटमेंट ने ले ली। उसका चेहरा, जो गुस्से से लाल था, अब बैंगनी पड़ने लगा। उसकी नसों में दौड़ रहा पागलपन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अश्वथ धीरे धीरे टेबल के किनारे चलकर ईशान के पास गया। उसके हाथ में वही खून से सना बड़ा चाकू अभी भी था। ईशान, अश्वथ की आवाज़ कांप रही थी, गुस्से से नहीं बल्कि एक हिंसक रोष से। मेरे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं।
मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा तोहफ़ा कहाँ है? उसकी बात सुनकर ईशान चुपचाप खड़ा रहा। स्टैचू की तरह उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसे देखकर अश्वथ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह उसके चेहरे के एकदम करीब आया, इतना करीब कि उसकी नाक लगभग छू रही थी। मैंने पूछा कहाँ है वो? अश्वथ फुसफुसाया, लेकिन उसकी आंखों में शैतान झांक रहा था। मैंने तुमसे ओबरॉय का सिर मांगा था, या कम से कम उसे जिंदा मांगा था, और तुम खाली हाथ आए हो। ईशान ने एक शब्द नहीं कहा। उसकी ब्लैंक आइज अश्वथ की पागल आंखों में झांक रही थी, जिसे देखकर अब अश्वथ का सब्र टूट गया। जवाब दो मुझे। अश्वथ ने पागलों की तरह चीखते हुए पास रखी कुर्सी को लात मारकर तोड़ दिया और गुस्से से ईशान की कॉलर पकड़ ली। सालों की मेहनत, मेरा इंतज़ार, सब मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम मेरे सबसे खास आदमी न होते तो मैं इसी चाकू से तुम्हारी आंतें निकालकर तुम्हारे गले में माला की तरह पहना देता। मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर वो नहीं पकड़ा गया तो मेरे सामने मुंह दिखाने मत आना, कहा था ना? पूरे हॉल में दहशत फैल गई। अश्वथ ने चाकू हवा में लहराया और ईशान की गर्दन पर रख दिया। धारदार ब्लेड ईशान की स्किन को टच कर रही थी। खून की एक पतली लकीर ईशान की गर्दन से बहने लगी। मुझे एक वजह दो, अश्वथ ने दांत पीसते हुए कहा, कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा गला क्यों न काट दूं। माहौल इतना टेंस हो गया था कि लग रहा था अगले ही सेकंड ईशान की लाश जमीन पर होगी। पर ईशान, वो अभी भी बिना पलक झपकाए अपनी उसी डरावनी शांति के साथ खड़ा था। उसने धीरे से, बहुत आराम से अपना हाथ उठाया और चाकू की धार को अपनी उंगली से अपनी गर्दन से हटा दिया, जैसे वो कोई खिलौना हो। बॉस। ईशान की आवाज़ बेहद धीमी, बेहद लो और हैवी थी, जिसमें कोई डर नहीं था। मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। बस तोहफ़ा इतना बड़ा था कि मैं उसे अपनी जेब में नहीं ला सकता था। जिस पर अशवत मलिक की आंखें छोटी हो गई। वहीं ईशान ने अपनी बात खत्म करते ही बिना पीछे मुड़े हुए बस अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से एक हल्का सा सिग्नल दिया। हॉल के भारी दरवाजे एक बार फिर खुले। इस बार सन्नाटा नहीं था, बल्कि किसी भारी चीज़ को ज़मीन पर घसीटने की ड्रैगिंग साउंड आ रही थी। तो हट्टे कट्टे गार्ड्स अंदर आए। उनके हाथों में एक स्ट्रेचर नहीं, बल्कि वे इंसान को फर्श पर ऐसे घसीटते हुए ला रहे थे जैसे वो कोई कूड़ा हो। उन्होंने उस शरीर को लाकर सीधे अश्वथ के पैरों के पास पटक दिया। वो आदित्य ओबरॉय था, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल था। वो आदित्य कम और कोई पागल आदमी या भिखारी ज़्यादा लग रहा था। उसका वो चार्मस्टिक चेहरा, जिस पर दुनिया मरती थी, अब सूझकर दोगुना हो चुका था, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं। उसे पूरे रास्ते काफ़ी मात्रा में ड्रग्स के हाई डोज दिए गए थे, जिससे वो अभी भी बेहोश था। उसके होठों से अब खून रिस रहा था। उसके महंगे कपड़ों के चितड़े उड़ चुके थे और खुली स्किन पर जले हुए सिगरेट के निशान साफ दिख रहे थे। वो बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं, जैसे हर सांस के लिए उसे जंग लड़नी पड़ रही हो। अश्वथ, जो अभी एक पल पहले ईशान का गला काटने को तैयार था, अब पत्थर की तरह जम गया। उसके हाथ से वो बड़ा चाकू छूट गया और ज़मीन पर एक तेज क्लैंग की आवाज़ के साथ गिरा। उसकी आंखों में चमक आ गई, एक भूखे भेड़िए जैसी चमक, जिससे अपना शिकार मिल गया हो। ओह! अश्वथ के मुंह से एक आ निकली। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया, ठीक बेहोश पड़े आदित्य के पास। उससे अपने महंगे सूट के गंदे होने की भी परवाह नहीं थी। उसने अपने खून से सने हाथों से आदित्य के जख्मी चेहरे को दोनों तरफ से थाम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को थामता है। ये नज़ारा वहाँ बैठे लोगों के लिए मारपीट से भी ज़्यादा क्रीपी और अनकंफर्टेबल था। खूबसूरत, अश्वथ फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में साइकोटिक लव था, बिल्कुल एक टूटी हुई गुड़िया की तरह। ईशान, तुमने तो आर्ट बना दिया है इसे। अश्वथ ने आदित्य के गाल पर लगे एक गहरे घाव में अपनी उंगली डाली और उसे जोर से दबाया। बेहोश होने के बावजूद आदित्य के शरीर में दर्द की एक लकीर दौड़ी और वो हल्का सा तड़पा। उसकी कराह सुनकर अश्वथ को जैसे सुकून मिल गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। सुना तुम सबने? अश्वथ ने आंखें खोलकर अपने डरे हुए मेहमानों की तरफ देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। ये संगीत है। ओबरॉय की चीखें मेरे कानों के लिए संगीत है। वो खड़ा हुआ और ईशान को गले लगा लिया, इतनी जोर से कि ईशान कसमसाने लगा। माफ़ करना ईशान, अश्वथ ने हंसते हुए कहा। उसका मूड 180 डिग्री बदल चुका था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे सबसे वफादार आदमी में से एक हो,
और आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही था। अश्वत्थ फिर मुड़ा और बेहोश आदित्य के पेट पर अपना पैर रख दिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर पैर रखकर फोटो खिंचवाता हो। देवियों और सज्जनों, अश्वत्थ ने बाहें फैलाकर ऐलान किया, आज रात का एंटरटेनमेंट आ गया है। आज हम देखेंगे कि एक राजा भीख कैसे मांगता है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी का मन नहीं था, पर डर के मारे सबके हाथ खुद ब खुद चल रहे थे और उस शोर के बीच अश्वत्थ मलिक अपनी जीत के नशे में झूम रहा था। रयाना पांडे, तो किस किस को गुस्सा आ रहा है अश्वत्थ पर? क्योंकि मुझे तो बहुत आ रहा है। कमेंट एवरीवन एंड सपोर्ट करें।